जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल के 7500 बहुविकल्पीय प्रश्न सीरीज़ में। और इसे समान अध्ययन की सीरीज़ है और हम लोग इसका कंटिन्यू वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। यह हमारा चौथा वीडियो लेक्चर होगा और हम लोग हर वीडियो लेक्चर में करीब 5 सेट बनाते हैं, तो इसमें हम लोग 20 तक पहुंचा देंगे। और यह बुक टोटल 150 प्रैक्टिस सेट का, आप लोग जानते ही होंगे इस बुक के बारे में, जो मार्केट में भी बहुत चला हुआ है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेट नंबर 16 से। शुरू करने से पहले आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71 बीपीएससी प्री देने वाले हैं या फिर बीपीएससी के टीचर का एग्जाम देने वाले हैं। या फिर यहाँ पे देख लीजिए ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए टीचर एग्जाम। तो इन सभी में जो भी एग्जाम उत्तीर्ण होने वाले हैं, मतलब उपस्थित होने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो लेक्चर से के सेट प्रैक्टिस नंबर 16 के पहले प्रश्न से। शुरू करने से पहले फिर से यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? तो ए ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन से? तो ए ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी। भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है, तो बी ऑप्शन रहेगा नेहरू युग। भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है कौन सा? तो बी ऑप्शन रहेगा नेहरू युग को। आगे संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो ए ऑप्शन रहेगा चौथी। संसद के पहले लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चौथी में। आगे स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 50। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 50। आगे भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबेस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो डी आंसर हो जाएगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबेस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो डी आंसर हो जाएगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में से कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4। फिर से जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो सी आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। आगे निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरावली। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरावली। आगे पश्चिमी भारत के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बी आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। पश्चिमी भारत के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बी आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न, मानसून प्रवर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो ए आंसर हो जाएगा ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। मानसून प्रवर्तन के समय बिहार के मैदान में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो ए आंसर हो जाएगा ठंडी पछुआ उत्तरी हवा। आगे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा कथन सत्य है। तो यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है, यह बिल्कुल सत्य है। यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, यह गलत है। यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। फिर से देखते हैं, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, बिल्कुल सही है। और यहाँ की चट्टानों के रूपांतरण का साक्ष्य दिखाई देता है, यह भी सही है। आगे सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से देखना कौन सा कथन सही है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के प्रदर्शन की पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, यह भी सही है। उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर रहेगा 1, 2, 3, इसमें सभी सही है। फिर से देखते हैं, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, यह भी सही है। उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें सही है। आगे किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यकटक है? तो सी आंसर हो जाएगा अमरावती का स्तूप। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यकटक है? तो सी आंसर हो जाएगा अमरावती का स्तूप। आगे ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो बी आंसर हो जाएगा 24 बार। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो बी आंसर हो जाएगा 24 बार। आगे मौर्य काल में सबसे छोटी स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो ए आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। मौर्य काल में सबसे छोटी स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ग्राम सभा। आगे किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय का प्रचलन का वर्णन किया? तो सी आंसर हो जाएगा फाहियान। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय का प्रचलन किया? तो बी आंसर हो जाएगा फाहियान। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सर्वाधिक संविधि ग्राहिक निम्नलिखित में से कौन था? तो ए आंसर हो जाएगा वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्न में से कौन सा? तो ए आंसर हो जाएगा वीरसेन।
आगे गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो ये आंसर हो जाएगा सैन्य का सेनापति। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो ये आंसर हो जाएगा सेना का सेनापति। आगे मिलान करने के लिए विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र। तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा दिल्ली, बर्जिस कादिर हो जाएगा लखनऊ, कुंवर सिंह हो जाएगा जगदीशपुर और लियाकत अली हो जाएगा इलाहाबाद। फिर से बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा दिल्ली, बर्जिस कादिर हो जाएगा लखनऊ, कुंवर सिंह हो जाएगा जगदीशपुर और लियाकत अली हो जाएगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न, इसका आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा 3142 3142। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो डी आंसर हो जाएगा बसावन नहीं था, बाकी बिशन दास था, मंसूर था और मनोहर था। तो डी आंसर बसावन नहीं था। आगे फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो डी सी ऑप्शन हो जाएगा डिंडीगुल में। फ्रांसीसी सहायता से 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सी आंसर हो जाएगा डिंडीगुल। आगे JVP आयोग के निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो सी आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। JVP आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो सी आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आगे इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक अप्रैल-मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे थे तो डी आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। फिर से देखते हैं, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल-मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे थे तो डी आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो डी आंसर रहेगा अहिंसा। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तो डी आंसर रहेगा अहिंसा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? तो ए आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। आगे, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो डी आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डी आंसर हो जाएगा अप्रभावित रहेगा। आगे, अतिचालक का लक्षण है तो ये आंसर रहेगा शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो ये आंसर रहेगा शून्य पारगम्यता। आगे, धुआं किस प्रकार का विलय का उदाहरण है? तो बी आंसर हो जाएगा गैस में ठोस। धुआं किस प्रकार का विलय का उदाहरण है? तो बी आंसर हो जाएगा गैस में ठोस। आगे, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो डी आंसर हो जाएगा क्लोमाइडोमोनस। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो डी आंसर हो जाएगा क्लोमाइडोमोनस। आगे, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है? तो डी आंसर हो जाएगा अमरबेल। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है? तो डी आंसर हो जाएगा अमरबेल। आगे, निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? तो बी आंसर हो जाएगा गुल्हड़ का और सरसों। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? तो बी आंसर हो जाएगा गुल्हड़ और सरसों। आगे, यकृत में यूरिया के संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो डी आंसर हो जाएगा ऑर्निथिक चक्र द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो डी आंसर हो जाएगा ऑर्निथिन चक्र द्वारा। आगे, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा मस्तिष्क नहीं है, बाकी थाइमस है, तिल्ली है और लसिका पर्व है। मानव में निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो बी आंसर होगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न, हमारे शरीर के त्वचा के तेल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो बी आंसर होगा शरीर की ऊष्मा का हर्ष। हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो बी आंसर होगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। आगे, निम्नलिखित में किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो डी आंसर होगा प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो डी आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तो डी आंसर होगा NaCl।
निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुलनीय भार और आणविक भार समान है? तो डी आंसर हो जाएगा NaCl। आगे श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो बी आंसर रहेगा मंद ऑक्सीजन के कारण। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो बी आंसर रहेगा मंद ऑक्सीजन के कारण। आगे एब्रिडर रिएक्टर वह है, तो सी आंसर हो जाएगा जो उपयोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। एब्रिडर रिएक्टर वह है जो, सी आंसर हो जाएगा जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। आगे निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1924 में बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सी आंसर हो जाएगा KP के मेनन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सी आंसर हो जाएगा KP के मेनन। आगे महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा पेरुन देवनार। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा पेरुन देवनार। आगे है दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? तो सी आंसर हो जाएगा तिरुवल्लुवर। दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तो सी आंसर हो जाएगा तिरुवल्लुवर। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो सी आंसर हो जाएगा कोलकाता में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो सी आंसर कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र INSDOC कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र INSDOC कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सी आंसर हो जाएगा घुड़दौड़ में। डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सी आंसर हो जाएगा घुड़दौड़ से। आगे शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? तो डी आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? तो डी आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। आगे सुमेलित करने के लिए नीति और वर्ष, तो राष्ट्रीय वन नीति हो जाएगा 1988, राष्ट्रीय विद्युत नीति हो जाएगा 2005, राष्ट्रीय खनिज नीति हो जाएगा 2008 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हो जाएगा 2000। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 4321। 4321। फिर से राष्ट्रीय वन नीति हो जाएगा 1988, राष्ट्रीय विद्युत नीति हो जाएगा 2005, राष्ट्रीय खनिज नीति हो जाएगा 2008 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हो जाएगा 2000। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो बी आंसर रहेगा केंद्रीकरण नहीं है, बाकी उदारीकरण है, निजीकरण है और भूमंडलीकरण है। बी आंसर केंद्रीकरण नहीं है। आगे है गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र होता है, तो ए आंसर रहेगा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र होता है, तो ए आंसर रहेगा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। आगे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो बी आंसर रहेगा खाद्य आपूर्ति एवं जनसंख्या वृद्धि के। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो बी आंसर रहेगा खाद्य आपूर्ति एवं जनसंख्या वृद्धि। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 16 खत्म होता है। यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ आंसर की। आइए 17 नंबर सेट पे चलते हैं। पहला प्रश्न इसका है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता। तो सी आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता। कथन है किसका? तो सी आंसर रहेगा महात्मा गांधी का। आगे सर्वप्रथम सांप्रदायिक सरकार किस देश ने आरंभ की गई थी? तो ए आंसर रहेगा ब्रिटेन में। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ए आंसर रहेगा ब्रिटेन में। आगे निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो सी आंसर रहेगा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो सी आंसर रहेगा एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। अगला है चौथा नंबर, भारतीय संविधान में भाग का अधिकाधिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये आंसर हो जाएगा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान में भारत के आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये आंसर रहेगा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो डी आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, मतलब समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। तो डी आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। फिर से राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो समाजवादी में किया जा सकता है, उदार बौद्धिकवादी में किया जा सकता है, गांधीवादी में किया जा सकता है। तो डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। ये ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण। अगला है एक विस्तृत गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो बी आंसर रहेगा निम्न दाब और उच्च तापमान। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो बी आंसर रहेगा निम्न दाब और उच्च तापमान।
अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए देश और राजधानी, तो लिथुआनिया हो जाएगा विनियस, अल्बानिया हो जाएगा तिराना, माली हो जाएगा बमाको और लिechtenstein हो जाएगा वादूज। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4। फिर से लिथुआनिया हो जाएगा विनियस, अल्बानिया हो जाएगा तिराना, माली हो जाएगा बमाको और लिechtenstein हो जाएगा वादूज। अगला प्रश्न है हिमालय के मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है, तो ये आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। हिमालय के मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है, तो ये आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय से लघु हिमालय को। आगे सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो डी आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो डी आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष। आगे निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा के नवरत्नों में शामिल थे, तो यह हो जाएगा धन्वंतरी, फिर अमर सिंह, फिर हो जाएंगे छपनक और फिर हो जाएंगे चरक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1 2 3 5 1 2 3 4 5। पहले हो जाएगा धन्वंतरी, फिर हो जाएगा अमर सिंह, फिर हो जाएगा छपनक और फिर हो जाएगा कालिदास। अगला है रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की, वह थे क्या, तो डी आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविदा। तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे रॉबर्ट ब्रूस फूक। आगे है गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था, तो बी हो जाएगा हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हस्तिनापुर में। आगे दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की, तो सी आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की, तो सी आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था, तो ये आंसर होगा जोधपुर। 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार कर लिया था, तो ये आंसर होगा जोधपुर। आगे मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया, तो सी आंसर होगा अबू हसन। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था, तो सी आंसर होगा अब्दुल हसन। आगे है मध्यकालीन इतिहास के किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया था, तो बी आंसर होगा चालुक्य। मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया था, तो बी आंसर होगा चालुक्य। आगे भारत का संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, तो सी आंसर होगा 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, तो सी आंसर होगा 24 जनवरी 1950। आगे लोकसभा में केंद्रीय शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो बी आंसर होगा 20। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो बी आंसर होगा 20। आगे निम्नलिखित करों या टैक्स में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, तो सी आंसर होगा स्थानीय मेलों पर कर। निम्नलिखित करों या टैक्सों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, तो सी आंसर होगा स्थानीय मेलों पर कर। आगे महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो बी आंसर होगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। फिर से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो बी आंसर होगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। आगे 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, तो सी आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा बनारस, आगरा और लखनऊ। 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, तो डी आंसर होगा बनारस, आगरा और लखनऊ। आगे कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी, तो ये आंसर हो जाएगा रेहाना तैयब जी। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी, तो ये आंसर होगा रेहाना तैयब जी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा रजाकार। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था, तो बी आंसर होगा रजाकार। आगे निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया, तो बी ए ऑप्शन हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया, तो ए आंसर होगा बक्सर की लड़ाई। आगे साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा पाइसीकरण। साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो ए आंसर हो जाएगा पाइसीकरण। आगे निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो डी आंसर हो जाएगा गामा किरणों की। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो डी आंसर होगा गामा किरणों की। आगे फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ए आंसर होगा पानी में फ्लोराइड के। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ए आंसर होगा पानी में फ्लोराइड के। आगे निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तांत्रिक तंत्रों में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तांत्रिका तंत्र में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। आगे संक्रमण से शरीर किसके
सहयोग से लड़ता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली। आगे, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्डिक अरेस्ट के कारण। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्डिक अरेस्ट के कारण। उस्तर पौधों के बीजों के पोषण उत्तक को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडोस्पर्म। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण उत्तक को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडोस्पर्म। आगे है, क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो सी ऑप्शन होगा केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। आगे, जीवों में अत्यधिक विभिन्नता का कारण है? तो सी ऑप्शन होगा उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो सी आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइजोबियम। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइजोबियम। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन और अमीनो अम्ल में विघटन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ए ऑप्शन होगा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। आगे, किसकी रासायनिक अभिक्रिया में धन प्रत्यारेक की भूमिका क्या होती है? तो ए ऑप्शन होगा यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में घन प्रत्यारेक की भूमिका क्या होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। आगे, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक अभियुक्त के रूप में प्रयोग किया गया था? तो सी आंसर होगा मस्टर्ड गैस। आगे, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो बी ऑप्शन होगा कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित यौगों में से कौन सा एक शुष्क करने वाला कारक के रूप में प्रयोग होता है? तो बी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। आगे, क्वींसबेरी निम्न में से किस खेल से पर लागू होती है? तो ए ऑप्शन होगा बॉक्सिंग। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होती है? तो ए ऑप्शन होगा बॉक्सिंग पर। आगे, चापेकर बंधु ने 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की? तो ए ऑप्शन होगा पुणे में। चापेकर बंधु ने 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की? तो ए ऑप्शन होगा पुणे में। निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? तो ए ऑप्शन होगा मैकियावेली ने। निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? तो ए ऑप्शन होगा मैकियावेली ने। आगे, ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बेल वर्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा मुक्केबाजी में। ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बेल वर्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न है, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो ये ऑप्शन होगा भूमिगत जल। लैपिज किस खेल से संबंधित स्थलाकृति है? किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति? तो ये ऑप्शन होगा भूमिगत जल। आगे, केंद्रीय सांख्यिकी गठन की स्थापना कब हुई? तो बी ऑप्शन होगा 1951। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो बी ऑप्शन होगा 1951। आगे, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये ऑप्शन होगा गुटनिरपेक्ष। विश्व में शांति और आपसी सहायता स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष। आगे, निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कार्यक्रम प्रथम से अंत तक में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा वुडलैंड आयोग, फिर हो जाएगा दूसरा नंबर एजेंडा 21, फिर हो जाएगा तीसरा नंबर क्योटो प्रोटोकॉल और फिर हो जाएगा पहला नंबर पेरिस समझौता। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 4-2-3-1, 4-2-3-1। फिर से पहले हो जाएगा वुडलैंड आयोग, फिर हो जाएगा एजेंडा 21, फिर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, फिर हो जाएगा पेरिस समझौता। तो 4-2-3-1। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 20 का आंसर हो जाएगा यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। आगे, व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा JM किन्स ने। व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डी का आंसर हो जाएगा JM किन्स ने। आगे, बैंकों द्वारा अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा संविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, यह क्या कहलाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा संविधिक तरलता अनुपात SLR।
और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 17 समाप्त होता है, उसका यहाँ पे आंसर की दिया हुआ। आइए सेट नंबर 18 प्रारंभ करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न सेट नंबर 18 का है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया? तो सी ऑप्शन रहेगा 74वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया? तो सी ऑप्शन रहेगा 74वां संविधान संशोधन। आगे राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य निर्दिष्ट है? तो सी ऑप्शन रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य निर्दिष्ट है कहाँ? तो सी ऑप्शन रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1920 की धारा 10 में। आगे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा मांग नहीं था? तो लेजिस्लेटिव काउंसिलों में सदस्यों की संख्या की वृद्धि यह मांग था। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि यह भी मांग था। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण यह भी मांग थी। और डी ऑप्शन है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, यह मांग नहीं था। तो डी इसका आंसर रहेगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, यह मांग नहीं था। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो डी इसका आंसर रहेगा 1835 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो डी आंसर होगा 1835 में। आगे निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? तो 20 का आंसर रहेगा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य। आगे 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है। तो इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, यह बिल्कुल सही है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को समाप्त कर दिया, यह गलत है। यूरोपीय आप्रवासन और भारत की संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, यह बिल्कुल सही है। तो 20 का आंसर रहेगा 1 और 3 इसमें सही है, दूसरा नंबर गलत है। फिर से इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, यह बिल्कुल सही है। और यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया, यह भी सही है। तो बी आंसर रहेगा 1 और 3। आगे सप्तऋषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन रहेगा तारों के समूह से। सप्तऋषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन रहेगा तारों के समूह है। अगला, सप्तऋषि क्रतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा को सूचक है? तो ये ऑप्शन रहेगा उत्तर का। सप्तऋषि क्रतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा के सूचक है? तो ये ऑप्शन रहेगा उत्तर की। अगला प्रश्न, ध्रुवता यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है? तो ये ऑप्शन होगा उत्तर अक्ष पर। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन होगा उत्तरी अक्ष पर। आगे निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका हो जाएगा रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और रूस। तो इसका सी आंसर रहेगा 1, 2, 3, 4। रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और रूस। अगला, अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र शामिल थे? तो हो जाएगा तौसाली, उज्जैनी और तक्षशिला। तो सी इसका आंसर रहेगा 1, 2, 3, तौसाली, उज्जैनी और तक्षशिला। आगे, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है? तो ये ऑप्शन रहेगा संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो ये ऑप्शन रहेगा संस्कृति पर। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सी ऑप्शन रहेगा मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सी ऑप्शन रहेगा मृदभांड। आगे, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट चट्टान का प्रयोग माध्यम से के रूप में होता है? तो डी आंसर होगा गंधार कला। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो डी आंसर होगा गंधार कला। आगे, किस मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली के दलित दाखिल नहीं होने दिया? तो बी आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। किस मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो बी ऑप्शन होगा शाह आलम द्वितीय। आगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो बी ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो बी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? तो ए ऑप्शन होगा हैदराबाद। निम्नलिखित देशों में से कौन सा यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर है? तो ए ऑप्शन होगा हैदराबाद। आगे, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन है क्रांतिकारी समाजवादी दल। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन है क्रांतिकारी समाजवादी दल। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नीति थी? तो सी ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो सी ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग।
आगे सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उनके राजस्व प्रशासन। सहायता संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के लिए के किस कार्य का नियंत्रण किया? तो बी ऑप्शन होगा उनके राजस्व प्रशासन। आगे शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो डी ऑप्शन होगा अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो डी ऑप्शन होगा अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। आगे सिंध पर कब्जा करने के हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मान्यतापूर्ण निश्चयता होगी। यह किसकी नियुक्ति है? तो डी ऑप्शन होगा चार्ल्स नेपियर। फिर से सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे, यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निश्चयता होगी। यह किसकी युक्ति है? तो डी ऑप्शन होगा चार्ल्स नेपियर। आगे मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं थे? तो ए ऑप्शन होगा 24 परगना। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारों में निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं थी? तो ये ऑप्शन होगा 24 परगना। आगे लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो डी ऑप्शन होगा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो डी ऑप्शन होगा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों का प्रतिबंधित करना। आगे अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो सी ऑप्शन होगा प्रशासनिक सुधार के लिए। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो सी ऑप्शन होगा प्रशासनिक सुधार के लिए। आगे श्यानता का गुण पाया जाता है, तो ए और बी दोनों में हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल द्रव में और केवल गैस में। श्यानता का गुण पाया जाता है द्रव और गैस दोनों में, तो डी ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। आगे है गुरुत्वाकर्षण के पक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया को कहते हैं? तो बी ऑप्शन होगा बृहत क्षरण। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की आपसी मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने का क्रिया को कहते हैं? तो बी ऑप्शन होगा बृहत क्षरण। आगे स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन होगा प्रकाश के रूप में। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन होगा प्रकाश के रूप में। आगे मायोग्लोबिन में हिम जैविक रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग निम्न के संचरण में किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मांसपेशियों में ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन में हिम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग निम्न के संचरण में किया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा मांसपेशियों के में ऑक्सीजन। आगे वह छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन कार्य में समर्थ है? तो सी ऑप्शन होगा माइक्रोप्लाज्मा। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो सी ऑप्शन होगा माइक्रोप्लाज्मा। आगे समानता स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व ए ऑप्शन होगा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। समानता स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व, तो ए ऑप्शन होगा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। आगे है पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निर्धारित होता है? तो ए ऑप्शन होगा जीवाणु की कोशिका भित्ति का। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निर्धारित होता है? तो ए ऑप्शन होगा जीवाणु की कोशिका भित्ति का। आगे स्नायु किस तंतु से मिलकर बनते हैं? तो बी ऑप्शन होगा पीले लचीले तंतु से। स्नायु किस तंतु से मिलकर बनते हैं? तो बी ऑप्शन होगा पीले लचीले तंतु से। आगे जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो सी ऑप्शन होगा ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका। जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो सी आंसर हो जाएगा ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका। आगे समजात गुणसूत्र कब युग्म करते हैं? तो बी ऑप्शन होगा केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। समजात गुणसूत्र कब युग्म करते हैं? तो बी ऑप्शन होगा केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। अगला प्रश्न है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा पुंकेसर एवं कार्पेलस। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा पुंकेसर एवं कार्पेलस। आगे शिशु पोषक बेबी फीडिंग बोतलों तथा शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंकिंग बोतलें समानता बनी होती है? तो डी ऑप्शन होगा पॉलिस्टाइन से। शिशु पोषक बेबी फीडिंग बोतलें तथा शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक बोतलें समानता बनी होती है? तो डी ऑप्शन होगा पॉलिस्टाइटिन से। आगे फिनॉल का 1% विलय है? तो डी ऑप्शन होगा विसंक्रमी। फिनॉल का 1% विलय क्या है? तो डी ऑप्शन होगा विसंक्रमी। आगे शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घुलाने से प्राप्त घोल का पीएच मान होता है? तो सी ऑप्शन होगा उदासीन। शुद्ध सोडियम क्लोराइड के जल में घुलाने से प्राप्त घोल का पीएच मान होता है? तो सी ऑप्शन होगा उदासीन।
आगे भारत के आर्थिक इतिहास में पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन थे? तो सी ऑप्शन होगा रमेश चंद्र दत्त। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन होगा रमेश चंद्र दत्त। आगे कीट संवर्धन क्या है? तो ए ऑप्शन होगा कीटों की वृद्धि करने का ज्ञान। कीट संवर्धन क्या है? तो ए ऑप्शन होगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। आगे है वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा गाय से। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा गाय से। आगे DDT का पूरा नाम क्या है? तो बी ऑप्शन होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT का पूरा नाम क्या है? तो बी ऑप्शन होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगला प्रश्न 44 नंबर है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो डी ऑप्शन होगा 15। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो डी ऑप्शन होगा 15। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी? तो बी ऑप्शन होगा 1973-74 में। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी? तो बी ऑप्शन होगा 1973-74 में। कोली, सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो सी ऑप्शन होगा राजस्थान। कोली, सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो सी ऑप्शन होगा राजस्थान में। आगे निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। इन वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन के प्रतिशत में अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है? तो सी इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1। पहले हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर होगा आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन होगा 2, 3, 4, 1। आगे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सी ऑप्शन होगा बढ़ते जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सी ऑप्शन होगा बढ़ता जाता है। अगला है ऐसा अर्थव्यवस्था जैसा उसने होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन होगा मानक अर्थव्यवस्था से। ऐसा अर्थव्यवस्था जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसका संबंध है? तो ये ऑप्शन होगा मानक अर्थव्यवस्था से। आगे भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गाँवों के लिए नहीं देता है? तो डी ऑप्शन होगा बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गाँवों के लिए नहीं देता क्या? तो डी ऑप्शन होगा बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। और यहाँ पे हमारा 18 नंबर सेट भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे उसका आंसर की दिया हुआ। आइए 19वां नंबर सेट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो डी ऑप्शन होगा मोहनजोदारो। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो डी ऑप्शन मोहनजोदारो। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगा मिताथल और बनवाली। मिताथल और बनवाली, सी ऑप्शन 2 और 3। आगे गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं? तो डी ऑप्शन होगा रूपक। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो डी ऑप्शन होगा रूपक। आगे अब्बास ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो सी ऑप्शन होगा 1857 के विद्रोह से। आगे कचूरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बी ऑप्शन होगा कोकल प्रथम ने। कचूरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोकलल प्रथम ने। आगे गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की? तो डी ऑप्शन होगा औरंगजेब से। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की? तो डी ऑप्शन होगा औरंगजेब से। आगे गुलामों की देखरेख के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? तो डी ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। गुलामों की देखरेख के लिए किसने एक प्रथम विभाग बनाया? तो डी ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। आगे भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? तो डी ऑप्शन होगा औरंगजेब। भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? तो डी ऑप्शन होगा औरंगजेब। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार में से सबसे लंबी समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी? तो बी ऑप्शन होगा सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार में से सबसे लंबी समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी? तो बी ऑप्शन होगा सतारा। आगे, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बी ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बी ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद। आगे, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो ये आंसर होगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों में नहीं मिलेगा? तो ये आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने की फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सर टॉमस रो। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? तो सी ऑप्शन होगा सर टॉमस रो। आगे, सुमेलित करने के लिए तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है दूसरा नंबर वेतन भत्ते एवं पेंशन से।
भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची पहला नंबर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची चौथा नंबर हो जाएगा भूमि सुधार कानून से। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची तीसरा नंबर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 2143 2143। फिर से देखते हैं तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची दूसरा नंबर हो जाएगा वेतन भत्ते एवं पेंशन से। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची पहला नंबर से हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन से। और भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची हो जाएगा भूमि सुधार कानून से। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची हो जाएगा तीसरा नंबर दल बदल विरोधी कानून से। आगे भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी हो जाएगा भाषण व अभिव्यक्ति की आवादित स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाषा व अभिव्यक्ति की आवादिता स्वतंत्रता। यह गलत है। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता यह बिल्कुल सही है। संघ बनाने की स्वतंत्रता यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान में किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो डी ऑप्शन है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो डी ऑप्शन होगा प्रस्तावना में। आगे करों और सरकारी कामकाज में निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुए समूचा राजस्व जमा होता है। तो सी ऑप्शन होगा भारत के संचयी निधि में। करों और सरकारी कामकाज में निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुई समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा भारत की संचित निधि में। आगे निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? तो सी ऑप्शन होगा निजी पक्षधर के खिलाफ। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? तो सी ऑप्शन हो जाएगा निजी पक्षकार के खिलाफ। आगे भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, यह बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूर्णतः स्थापित किया जा सकता है, यह भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। फिर से भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, यह बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूर्णतः स्थापित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्य का समर्थन आवश्यक है, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 इसमें सही है। आगे स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो डी ऑप्शन होगा बंगाल में। स्वतंत्रता से के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो बी आंसर होगा बम्बई में। आगे पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूप में परिवर्तन दर्शाती है? तो बी ऑप्शन होगा कायांतरित चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूप में परिवर्तन दर्शाती है? तो बी ऑप्शन होगा कायांतरित चट्टान। आगे सुमेलित करने के लिए पर्वत और महाद्वीप, तो एंडीज हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, अल्ताई हो जाएगा एशिया, अल्पस हो जाएगा यूरोप और अल्पेशियन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। एंडीज हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, अल्ताई हो जाएगा एशिया, अल्पस हो जाएगा यूरोप और अल्पेशियन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। सी इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 4 3 1 2। आगे 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। सबसे आगे हो जाएगा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा श्रीकाकुलम नहीं है, बाकी बेल्लारी है, चिकमंगलुरु है और शिमोगा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्रीकाकुलम नहीं है। अगला प्रश्न, भूमध्यरेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यह बिल्कुल सही है। यह हवाएं जलधाराओं का क्षेत्र है, यह भी सही है। यह क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है, यह गलत है। इस क्षेत्र में समानतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, यह भी गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 गलत हैं। फिर सही है, इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है, यह बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र में समानतः एक ही प्रजाति का वृक्ष पाए जाते हैं, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4 सही है, 3 और 4 गलत है इसमें। तो अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है? तो बी आंसर होगा असंगठित क्षेत्र। भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है? तो बी आंसर होगा असंगठित क्षेत्र। आगे है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाले रोग क्या है? तो डी आंसर होगा मियादी बुखार। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो डी ऑप्शन होगा मियादी बुखार। आगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो उनके शरीर पर बाल होना यह बिल्कुल सही है। उनमें से कुछ अंडे देते हैं, यह भी सही है। उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, यह गलत है। कुछ जलीय होते हैं, यह सही है। तो सी इसका आंसर गलत हो जाएगा। उनके हृदय में 3
कोष्ठक होती है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभाग फलों के लिए मृदा विद्यमान का सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो बी ऑप्शन रहेगा मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न फसलों के लिए मृदा विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो बी ऑप्शन रहेगा मैग्नीज। आगे न्यूट्रोफिश एवं लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है, तो सी आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट का उद्गम होता है, तो सी आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रिंगवर्म अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रिंगवर्म। आगे है सेक्रेटिन एवं कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन किसमें स्रावित की जाती है? तो डी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा ड्यूडेनम में। सेक्रेटिन एवं कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन किसमें स्रावित की जाती है? तो सी आंसर होगा ड्यूडेनम में। आगे शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है, तो सी आंसर होगा प्रोटीन। शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो सी आंसर होगा प्रोटीन। आगे है उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात में खुल जाता है, तो सी आंसर रहेगा नागफनी। उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात के समय खुल जाता है, तो सी आंसर रहेगा नागफनी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मों भिन्न अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होती है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा सैफगनम। निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्म को भिन्न अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होती है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा सैफगमन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो बी आंसर हो जाएगा रजत तथा ताम्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो बी आंसर होगा रजत तथा ताम्र। आगे आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो डी आंसर रहेगा घनात्मक। आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो डी इसका आंसर रहेगा घनात्मक। आगे धात्विक ऑक्साइड की प्राप्ति कैसे होती है? तो ए ऑप्शन रहेगा क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ए ऑप्शन रहेगा क्षारीय। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन रहेगा CO2। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन रहेगा CO2। आगे परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो डी ऑप्शन रहेगा हाइजेनबर्ग सिद्धांत द्वारा। परमाणु में कक्षों के भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो डी ऑप्शन रहेगा हाइजेनबर्ग सिद्धांत के द्वारा। आगे एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? तो डी ऑप्शन रहेगा एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? तो डी आंसर रहेगा एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का। आगे भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो ए ऑप्शन रहेगा 1990-91 में। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो ए ऑप्शन रहेगा 1990-91 में। आगे ऋणात्मक हेलो रिक्तियाँ के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? तो बी ऑप्शन रहेगा इन प्रकार के अर्धचालकों में। ऋणात्मक होलो रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? तो बी आंसर रहेगा इन प्रकार के अर्धचालकों में। आगे जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर फ्रैंक व्हिटल ने। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर फ्रैंक व्हिटल ने। आगे है वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो डी ऑप्शन होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो डी आंसर होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा 1954 में। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो सी ऑप्शन होगा 1954। आगे अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? तो ए ऑप्शन होगा जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारित मुद्रा की राशि। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? तो ए ऑप्शन होगा जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारित मुद्रा की राशि। आगे खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। खाद्य सुरक्षा आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो ए ऑप्शन रहेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। आगे किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोरेवाला समिति। किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो बी ऑप्शन होगा गोरेवाला समिति। अगला प्रश्न है उत्सव और राज्य केंद्र शासित क्षेत्र। तो हॉर्नबिल पर्व हो जाएगा नागालैंड, संगाई पर्व हो जाएगा मणिपुर, राजहंस पर्व हो जाएगा आंध्र प्रदेश और हेमिस पर्व हो जाएगा लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-2-1-3 4-2-1-3। फिर से हॉर्नबिल पर्व हो जाएगा नागालैंड, संगाई पर्व हो जाएगा मणिपुर, राजहंस पर्व हो जाएगा आंध्र प्रदेश और हेमिस पर्व हो जाएगा लद्दाख।
और यहीं पे हमारा सेट नंबर 19 समाप्त होता है। अगला सेट शुरू करेंगे 19-20 नंबर सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो भीमबेटका की गुफा, विष्णु श्रीधर वाकरन, यह बिल्कुल सही है। पंचमढ़ी के शैलचित्र, DH गार्डन, यह भी सही है। भरूच के स्तूप, अलेक्जेंडर कनिंघम, यह भी सही है। रूपनाथ का अभिलेख, टिम्पेंथरलर, यह बिल्कुल गलत है, तो डी इसका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ था स्थल और खोजकर्ता, किसने किसकी खोज की थी? तो भीमबेटका की गुफा, विष्णु श्रीधर वाकनकर, बिल्कुल सही है। पंचमढ़ी के शैलचित्र, DH गाडगिल, यह भी सही है। अगला है भरूच के स्तूप, अलेक्जेंडर कनिंघम, यह भी सही है। चौथा नंबर है रूपनाथ का अभिलेख, टिम्पे थेलर, यह गलत है, तो डी इसका आंसर गलत हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो डी आंसर रहेगा दशावतार मंदिर नहीं है, बाकी नचना कुठार मंदिर स्थित है, तिगुवा का विष्णु मंदिर स्थित है, भुमरा का शिव मंदिर स्थित है। डी ऑप्शन रहेगा दशावतार मंदिर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, यह बिल्कुल सही है। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चलती थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, यह बिल्कुल गलत है। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे यह मृदा भंडार को चिकने और चमकीले बनाते थे, यह बिल्कुल सही है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है, तो 20 का आंसर गलत हो जाएगा। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चलती थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, यह बिल्कुल गलत है। आगे मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? तो सी हो जाएगा सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। मध्यकाल भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किसके लिए शुरू की गई थी? तो सी आंसर हो जाएगा सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। आगे मिन्हाजुद्दीन सिराज ने किताब तबकात ए नासिर नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की? तो बी ऑप्शन होगा नसीरुद्दीन महमूद। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासिर नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की? तो बी ऑप्शन होगा नसीरुद्दीन महमूद। आगे उज़्बेकों के विरुद्ध किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो ये ऑप्शन है अकबर। उज़्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा अकबर। अगला ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये ऑप्शन है जहांगीर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये आंसर रहेगा जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कामागाटा मारू। निम्नलिखित में से किसका संबंध, किस घटना का संबंध शोर कमेटी से है? तो सी आंसर रहेगा कामागाटा मारू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा सलीम उल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? तो बी आंसर हो जाएगा ख्वाजा सलीम उल्लाह खां। आगे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा मार्च 1940। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा मार्च 1940। आगे मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि मेरा अंतरात्मा का आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है? तो सी आंसर रहेगा महात्मा गांधी। मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि मेरा अंतरात्मा का आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है? तो सी आंसर रहेगा महात्मा गांधी से। आगे संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए, इसमें देखना कौन सा सही मिलान है। तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 173 सुप्रीम कोर्ट को सलाहकार क्षेत्राधिकार, यह भी सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, यह भी सही है। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कार्य, यह गलत है, तो चौथा नंबर इसमें गलत हो जाएगा। सी इसका सही हो जाएगा, 1, 2, 3 इसमें सही है। आगे सुमेलित करने के लिए तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, वित्तीय आयोग अनुच्छेद 280, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। फिर से देखते हैं, तो चुनाव आयोग हो जाएगा अनुच्छेद 324 में, वित्त आयोग हो जाएगा अनुच्छेद 280 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा अनुच्छेद 338 में और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा अनुच्छेद 144 में। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता? तो बंधुआ मजदूर के मामले पर किया जा सकता है। समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका, इस पर नहीं किया जा सकता। उपेक्षित बच्चों से संबंधित मामले, इस पर किया जा सकता है। और मामला दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस के खिलाफ किया जा सकता है। तो 20 का हो जाएगा समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका या नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवादी प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो डी ऑप्शन रहेगा 58वां संशोधन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था?
तो डी आंसर हो जाएगा 58वां संशोधन। आगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? तो सी आंसर हो जाएगा 5। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार का दंड विद्यमान है? तो सी आंसर हो जाएगा 5। आगे लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, यह बिल्कुल सही है। लोक अदालत सभी दीवानी और अपराधी फौजदारी मामलों से निपटान कर सकती है, यह बिल्कुल गलत है। लोक अदालत का अधिनिर्णय एक मान्य डिक्री है, यह बिल्कुल सही है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो 20 का आंसर गलत हो जाएगा। लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपट सकती है, यह गलत है। आगे पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी का नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी? तो डी ऑप्शन रहेगा नरसिम्हा राव। पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार दौरान ग्रहण की गई थी? तो डी आंसर रहेगा नरसिम्हा राव के द्वारा। आगे चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केंद्र में दाब उच्च होता है, यह बिल्कुल गलत है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, यह भी गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यह भी गलत है। तो डी इसका आंसर रहेगा कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बी ऑप्शन रहेगा चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बी ऑप्शन रहेगा चिनाब। आगे निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ए ऑप्शन रहेगा पारसनाथ नहीं है, बाकी हिमालय और अल्पस है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ नहीं है। आगे सुमेलित करने के लिए तो लौह अयस्क के खनन, तो तीसरा नंबर जो है गोवा और नवमंडी में। तांबे का खनन हो जाएगा पहला नंबर बालघाट में। बॉक्साइट का खनन हो जाएगा दूसरा नंबर अमरकंटक पठार में। और अभ्रक का खनन हो जाएगा चौथा नंबर नेल्लोर में। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2-4 3-1-2-4। फिर से लौह अयस्क का खनन हो जाएगा गुहा और नुमांडी में। तांबे का खनन हो जाएगा बालघाट में। बॉक्साइट का खनन हो जाएगा अमरकंटक पठार में। और अभ्रक का खनन हो जाएगा नेल्लोर में। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2-4। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है? तो समुद्री प्रभाव का अभाव है। फिर उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है, यह भी सही है। वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्र से उत्तर भारत में आती है, यह गलत है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, उत्तरी भारत में शीत ऋतु के शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है समुद्री प्रभाव का अभाव है, यह बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है, यह भी सही है। वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्र से उत्तरी भारत में आती है, यह गलत है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो डी आंसर रहेगा क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो डी आंसर रहेगा क्षोभ मंडल। आगे निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा मिजोरम को। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा मिजोरम। आगे भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सी आंसर हो जाएगा 1961। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सी आंसर रहेगा 1961। आगे है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होती है? तो सी ऑप्शन रहेगा ट्रिपैनोसोमा। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होती है? तो सी आंसर रहेगा ट्रिपैनोसोमा। आगे, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो डी ऑप्शन होगा प्राणी समभोजी। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो डी आंसर हो जाएगा प्राणी समभोजी। आगे, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। तो डी आंसर हो जाएगा पर्णहरित। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। तो डी आंसर हो जाएगा पर्णहरित। आगे, पेशी तंतु में पेशी द्रव साइक्लोप्लाज्म में उपस्थित एक प्रोटीन में ऑक्सीजन O2 को बांधने की क्षमता पाई जाती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा मायोग्लोबिन। पेशी तंतु में पेशी द्रव सार्कोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन O2 को बांधने की क्षमता पाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मायोग्लोबिन। आगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? तो ए ऑप्शन रहेगा प्रतिवर्ती क्रिया पर। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रित करता है? तो ए ऑप्शन रहेगा प्रतिवर्ती क्रिया पर। द्विगुण डायपोल भ्रूण व्यापक होता है। तो ए ऑप्शन रहेगा सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव। द्विगुणित या डायपोल भ्रूण व्यापक होता है किसमें? तो ए ऑप्शन रहेगा सभी लैंगिक करने वाले जीव में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है? तो ए ऑप्शन होगा मोनोसाइट। युग्म प्रजनन के असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न होती है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब टर्नर सिंड्रोम और क्लाइड्रन फेल्टर सिंड्रोम।
युग युग्म प्रजनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन का कारण क्या होता है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। टनल सिंड्रोम और क्लाइनफेडरल सिंड्रोम, डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। आगे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लैक्टेट किण्वन में नहीं होता, बाकी पादपों की वायु श्वसन में होता है, प्राणियों की वायु श्वसन में होता है और अल्कोहली किण्वन में होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टेट किण्वन में नहीं होता है। आगे किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन होगा, अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन होगा, अभिकारक। आगे सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो ए ऑप्शन होगा, एब्सिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? तो ए ऑप्शन होगा, एब्सिसिक अम्ल। आगे सोप स्टोन टाल्क मुख्यतः क्या होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट। सोप स्टोन टाल्क मुख्यतः क्या होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट। आगे जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सी आंसर हो जाएगा, बारबरा मैक्लीटॉक द्वारा। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बारबरा मैक्लीटॉक द्वारा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विनिमय सूत्र कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा, m इनवर्स 1 L3 T इनवर्स 2। सार्वत्रिक गुरुत्वीय सिद्धांत स्थिरांक का विनिमय सूत्र क्या है? तो ए ऑप्शन होगा, m इनवर्स 1 L3 और T इनवर्स 2। आगे पायरेक्स कांच का अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बेरेक्स। पायरेक्स कांच के लिए अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बोरक्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो सी ऑप्शन होगा, पिनाका। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो सी ऑप्शन होगा, पिनाका। आगे भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया गया? तो बी ऑप्शन होगा, 2006। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया? तो बी ऑप्शन होगा, 2006 में। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ए ऑप्शन होगा, हरियाणा एवं पंजाब। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ए ऑप्शन होगा, हरियाणा एवं पंजाब। आगे जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो बी ऑप्शन होगा, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा से। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो बी ऑप्शन होगा, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा से। आगे आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो सी आंसर रहेगा, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। आगे राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी? तो बी आंसर रहेगा, MG राव। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी? तो बी ऑप्शन होगा, MG राव। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस बिल्कुल सही है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD जिनेवा, यह भी सही है। विश्व आर्थिक मंच WEF न्यूयॉर्क, यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC, यह सही है। तो सी इसका आंसर गलत हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच WEF न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, जूस मिशन का संबंध है? तो सी ऑप्शन होगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से। जूस मिशन का संबंध किससे है? तो सी ऑप्शन होगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से। और यहीं पे हमारा सेट नंबर 20 समाप्त होता है। यहाँ पे उसका आंसर की दिया हुआ है। अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 21 से शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां BPSC प्री देने वाला है, या फिर टीचर का एग्जाम देने वाला है, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाला है जिसमें GK GS के हैं भूमिका रहती है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे और आप भी इस वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। और जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखते रहें, रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें।